काशी की नगरी जिस तरीके से चुनावी अखाड़े में तब्दील होती चली जा रही है, उससे एक बात तो स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है। यह माना जा सकता है कि अब अरविंद केजरीवाल न सिर्फ नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि नरेंद्र मोदी को मुंहतोड़ मुकाबला देने का दावा भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, शायद वो ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को नाको चने चबवा सकते हैं, कम से कम आम आदमी पार्टी का तो यही दावा है। जिस तरीके से बल्कि नरेंद्र मोदी को मुंहतोड़ मुकाबला देने का दावा भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, शायद वो ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को नाको चने चबवा सकते हैं, कम से कम आम आदमी पार्टी का तो यही दावा है। जिस तरीके से सियासी पारा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, आइए सबसे पहले आपको यह दिखाएं कि किस तरीके से समीकरण लगातार बदलते हुए दिख रहे हैं। आइए आपको दिखाएं किस तरीके से बनारस पहुंचने के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने जो हुंकार भरी, दिन भर क्या कुछ हुआ और कैसे उनके ऊपर अंडे और इंक फेंका गया। काशी के कुरुक्षेत्र में अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। बनारस के बेनियाबाग मैदान में अपने सैकड़ों समर्थकों के सामने केजरीवाल ने वाराणसी से चुनाव लड़ने की मुनादी कर दी। क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? मैं ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। बनारस तो बहाना है, मोदी पर निशाना है। केजरीवाल ने बनारस से लड़ने का ऐलान करते हुए अपनी मंशा पूरी तरह साफ कर दी है। मुझे सांसद बनने का कोई शौक नहीं है दोस्तों, मुझे एमपी बनने का कोई शौक नहीं है। एमपी बनने का शौक होता तो कोई सेफ सीट ढूंढ लेता। सारे नेता सेफ सीट ढूंढ रहे हैं अपने लिए, जहां से जीतने की उम्मीद होती है वहां से ढूंढते हैं। मैं वहां जाके लड़ता हूं जहां पे किसी को हराने के लिए लड़ा जाता है, जहां पे इस देश को लूटने वालों को हराने के लिए लड़ा जाता है। करीब 50 मिनट के भाषण में केजरीवाल ने सबसे ज्यादा टारगेट मोदी पर ही किया, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस को भी बख्शा नहीं। मेरे को लगता है 10 साल के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी की सरकार ने जितना इस देश को लूटा है और जितना पैसा ये स्विस बैंकों में लेके गए हैं, उतना पैसा तो शायद अंग्रेज भी लंदन नहीं लेके गए थे 200 साल के अंदर। केजरीवाल ने काशी के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की, स्थानीय मुद्दों को उठाया, लोगों की दुखती रग पर हाथ रखा और नेताओं को जी भर कर कोसा। कई लोगों से मिला आज सुबह से, लोगों ने बताया जी कमलापति त्रिपाठी जी होते थे, उनके समय तो कुछ विकास हुआ था वाराणसी का, लेकिन उसके बाद से तो कोई विकास नहीं हुआ। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सारे सीवर टूटे पड़े हैं, कोई व्यवस्था नहीं है और पूरा वाराणसी जो है उसकी सड़कें, पानी, बिजली सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है। केजरीवाल को बीजेपी के कार्यकर्ता भगोड़ा बता रहे हैं। अपने ऊपर लग रहे इल्जाम का जवाब केजरीवाल ने अनोखे तर्क के साथ दिया। भगवान राम हुए, उनकी माता जी कैकई ने उनको 14 वर्ष का वनवास दे दिया। भगवान राम के साथ तो सारी जनता थी, अगर वो कह देते मैं तो नहीं जाता, क्या कर लेती माता कैकई? लेकिन उन्होंने माता कैकई की बात मानी और 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। ये बीजेपी वाले होते तो कहते भगोड़ा है, भगोड़ा है, भगोड़ा है, भगोड़ा। शिव के त्रिशूल पर टिकी काशी से केजरीवाल ने मोदी को चुनौती देने की हुंकार तो भर दी है, लेकिन ये चुनौती कितनी कामयाब होगी इसका पता 16 मई के नतीजों से ही चलेगा। टीम न्यूज नेशन। तो आपने देखा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल गरजते हुए दिखाई दे रहे थे बनारस में और अपनी आप को खुद उन्होंने कहा कि वो चुनौती स्वीकार कर रहे हैं, मानो जैसे कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ उन्हीं के लिए वाराणसी सीट चुनी है और वो दरअसल चुनौती स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सौरभ भारद्वाज, जो कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, प्रभात झा जी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं और उमलेश जी वरिष्ठ पत्रकार कुछ देर में और बुक्कल नवाब साहब समाजवादी पार्टी से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत सौरभ जी मैं आपसे करना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल के भाषण की बातें आप सुन रहे होंगे, जो आखिरी चीज जो अभी हमारे दिमाग में बहुत ताजा है, जो अभी हमारी रिपोर्ट में भी थी, भगवान राम को वनवास जाने के लिए माता कैकेयी ने कहा 14 साल के लिए। अगर बीजेपी वाले होते तो कहते कि भगोड़ा है, भगोड़ा है, भगोड़ा है। तो क्या आज हम ये मान लें कि आज अरविंद केजरीवाल भगवान राम की जगह बनारस में पहुंच चुके हैं?
नहीं, ऐसा है कि ये जो बीजेपी की राजनीति रही है वो हमेशा से अफवाहों की राजनीति रही है और एक रेटोरिक करते हैं। इनके स्पोक्स पर्सन भी अगर आए तो वो बिल्कुल रेटोरिक, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, और इस चीज को सुनने से लोग भी परेशान होते हैं। और इन्होंने आज पूरे देश में ये रेटोरिक कर दिया कि ये भाग गए, ये भाग गए, ये भाग गए, जबकि ये गलत बात है। ये बात जानते हैं कि सैद्धांतिक रूप से ये पार्टी कुछ मुद्दों पे खड़ी थी और अगर वो मुद्दे, जिसमें से सबसे बड़ा मुद्दा जन लोकपाल था, वो पूरा नहीं हो रहा था तो हम उस पर आगे नहीं बढ़ सकते थे। ये बात ये जानते हैं, मगर उसके बावजूद अगर ये बात कहते हैं तो एक गलत बात है, इन्हें नहीं कहनी चाहिए। सौरभ जी, लेकिन एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी चाहे जिस तरीके से भी इस पूरे मामले पर आपके सामने चीजों को रखती दिखाई दे रही है, लेकिन वाराणसी सीट का चुनाव करना और उसे चुनौती के तौर पर स्वीकार करना, क्या ये से आप पब्लिसिटी स्टंट नहीं कहेंगे? जी नहीं, मैं आपको ये बात बताऊं, हम वाराणसी की सीट जीतेंगे। और मैं ये बात सिर्फ आपके शो पे आने के लिए नहीं कह रहा, मैं बहुत जिम्मेवारी से आपको ये बात बता रहा हूं कि हम ये सीट जीतेंगे। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ वो होगा जिस दिन नरेंद्र मोदी वडोदरा से पर्चा भर देंगे। इससे बड़ा सबूत हम आपको नहीं दे सकते, ये नरेंद्र मोदी खुद इस चीज का सबूत देंगे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी दरअसल अरविंद केजरीवाल से डरकर दूसरी सीट पकड़ रहे हैं क्योंकि वाराणसी से उनकी जीत को लेकर संशय है? बिल्कुल डरे हुए हैं, वरना कोई कारण नहीं। देखिए, कोई कारण नहीं किसी आदमी के लिए 2 सीटों से लड़ने का, सिर्फ वो डर रहे हैं, इसीलिए वो वडोदरा से लड़ रहे हैं। वरना एक सीट से लड़े और एमपी बने। मुझे लगता है प्रभात झा जी बनने के लिए उनको सिर्फ एक ही सीट से एमपी बनना जरूरी है। मुझे लगता है प्रभात झा जी बहुत देर से व्याकुल हो रहे होंगे आपके तमाम आरोपों का जवाब देने के लिए। प्रभात जी। नहीं, कोई व्याकुल नहीं हूं, जवाब देने के लिए आपने बुलाया है इसलिए आया हूं। जी नहीं, लेकिन आप जरा बताइए, जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर और नरेंद्र मोदी को एक तरह से हाशिए पर रखने की बात कर रहे हैं सौरभ जी, तो आप क्या कहेंगे? आरोप लगाने में 54-58 खर्च थोड़ी होती है। लेकिन क्या आप लगाने में क्या लगता है? क्या आपको यह जानकारी नहीं है जी कि बड़ोदरा और वाराणसी दोनों से एक साथ पहले उन्होंने घोषणा की है? क्या वाराणसी में केजरीवाल जी के जाने के बाद बड़ोदरा की घोषणा हुई है? ऐसा तो नहीं है। बाकी मुंगेरी लाल के सपने देखने में क्या लगता है? सपना देखते रहें। भारद्वाज जी से तो मैं कहूंगा कि बस इस बार पहली बार फंसे हैं वो। बनारस मोदी मय हुआ है और पहली बार फंसे हैं। पता लगेगा 16 मई को कि कौन जीतता है कौन हारता है। ये शीला दीक्षित की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई नरेंद्र मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा। अच्छा, और आपने पहले कहा कि पब्लिसिटी स्टंट के लिए गए हैं, तो निश्चित तौर पर ये स्टंट ही है। पब्लिसिटी स्टंट के सिवा कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रभात जी, एक बात बताइए, कोई सीरियसनेस नहीं है इस लड़ाई में। अगर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इतना आश्वस्त हैं और जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि वाराणसी मोदी मय है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर अंडे फेंकने की जरूरत क्या थी? देखिए, हम इसे अच्छा नहीं मानते हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे या किसके लोग थे, ये तो जानकारी नहीं है जी। और ये एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है कि स्याही फेंको, अंडे फेंको, जरा पब्लिसिटी अच्छी होगी। क्या पता ये केजरीवाल के ही लोग हों। सौरभ जी, ये तो नहीं कहा जा सकता कि सौरभ जी, क्या आप लोगों ने खुद ही अपने ऊपर अंडे फेंकवा लिए? भाई अंडा खाने का शौक है तो उसका फ्राई करवाइए, ऐसा है। अपने ऊपर क्यों फेंकवा रहे हैं? देखिए, ये बहुत ज्यादा तिलमिलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। और वो घबराहट आपको इनके नेताओं से अगर आप बात करें, अगर वाराणसी में जो इनके लोकल नेता हैं उनसे भाषण लीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, वो इतना तिलमिलाए हुए हैं, केजरीवाल के नाम पे तो आग बलबूला हो जाते हैं। अब एक बात बताइए, अगर दिल्ली के अंदर कोई छोटी मोटी पार्टी आके लड़े तो क्या आम आदमी पार्टी, मतलब केजरीवाल के खिलाफ कोई पार्टी लड़ने लगे तो क्या आम आदमी पार्टी वाले उसको काले झंडे दिखाएंगे, उसके ऊपर शाही फेंकेंगे, उसके ऊपर अंडा फेंकेंगे, या उसके लिए तनाव में आ जाएंगे? बीजेपी की परेशानी ये है कि जिस पब्लिसिटी के लिए इन्होंने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, केजरीवाल को वो अपने खुद मिल जाती है और ये परेशान है इस चीज के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जनाब इसमें कांग्रेस पार्टी को परेशान नहीं है। कांग्रेस पार्टी को भी शामिल कर लेते हैं। आलोक जी, दिग्विजय अभी स्टूडियो में भी बड़े परेशान है। अच्छा नहीं, मुझे लगता है प्रभात जी अभी आपका माकूल जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। प्रभात जी, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन आलोक जी, दिग्विजय जी बहुत व्याकुल हैं नरेंद्र मोदी से दो हाथ करने के लिए। अरविंद जी वहां पर पहले मौजूद हैं, तो क्या मान लिया जाए कि जो दिल्ली में एक्सपेरिमेंट था यहां भी हो सकता है? आप बिना किसी शर्त के समर्थन दे सकते हैं आम आदमी पार्टी को? नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टी केजरीवाल को किसी भी तरह से शर्त
बिना शर्त किसी भी तरह का वहां पर बनारस के अंदर समर्थन देने का सवाल ही नहीं उठता है। हम एक राष्ट्रीय दल हैं और राष्ट्रीय दल के नाते हम पूरी ताकत के साथ वहां पर चुनाव लड़ेंगे। जहां तक बात पार्टी केजरीवाल की है, आज जिस तरह से गए हैं, अच्छा, तो आपने उन्हें आम आदमी पार्टी से पार्टी केजरीवाल कर दिया? नहीं, पार्टी केजरीवाल ही है और कुछ नहीं है और पार्टी केजरीवाल को भी पता है कि वो पार्टी केजरीवाल ही है, आम आदमी वहां कोई नहीं है, सब पार्टी केजरीवाल है वहां। आज जिस तरह से गए हैं वहां पर, जिस तरह से स्क्रिप्ट लिखी गई है, केवल पब्लिसिटी स्टंट है। और जिस तरह का उनका भाषण आपने देखा आज अजय जी, उस भाषण में केवल अराजकता नजर आती है, केवल मुद्दे उठाना और भाग जाना। आपने अगर सुना हो कि अगर ये दिल्ली में क्यों नहीं नजर आता? एक मिनट वहां तो आप लोग उनका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। हमने इनका समर्थन नहीं किया, हमने पार्टी केजरीवाल का कभी समर्थन नहीं किया। हमने केवल चला रहे थे ना, 16 मुद्दों का समर्थन किया। तो मुद्दों के आधार पर जब आप ही चला रहे थे ना, आप इस जिम्मेदारी से अपने आप को कब तक बचाते रहे? नहीं, बिल्कुल हमने जब इन्होंने, देखिए अजय जी, इन्होंने झूठे वादे किए दिल्ली की जनता से, वादे पूरे नहीं हुए जी। सब संविधान के खिलाफ जब ये चलने लगे तो हम पीछे हट गए। हमने वोट जो दिया अगेंस्ट इनके, वो संविधान के अगेंस्ट चले, उसके अगेंस्ट वोट दिया हमने, जन लोकपाल पर नहीं। अब दिल्ली की जनता समझ दिल्ली के मुद्दे पर फिर दोबारा बातचीत करेंगे। एक बार अजय जी, मैं आज बनारस पर वापस ले जाना चाहता हूं। आज जो भाषण था केजरीवाल जी का, केजरीवाल जी के भाषण में पूरी अराजकता थी। आप सेंटेंसेस देखिए उनके, नोट कीजिए कि यूपीए, अगर मोदी और राहुल जी हार जाते हैं तो यूपीए और एनडीए टूट जाएगा और दोबारा चुनाव होंगे। मतलब आप सोच देखिए इनकी किस तरह की, मतलब नक्सलवादी जो लोग होते हैं, मानसिकता के लोग, उनकी भी इसी तरह की सोच रहती है। पूरी तरह से अराजकता किस तरह से फैलाई जाए। 3 दिन से इनके सोशल मीडिया पर चल रहा है कि शाही फेंकी जा सकती है, अंडे फेंके जा सकते हैं। मैं समझता हूं पूरी तरह से पब्लिसिटी स्टंट था। आप भी कह रहे हैं कि सौरभ जी के कार्यकर्ताओं ने इसे आयोजित किया। सौरभ जी जरा तैयार रहिएगा जवाब के लिए। बुक्कल नवाब साहब, भाई आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, मैं आता हूं सौरभ जी, आ रहा हूं आपके पास। बुक्कल नवाब साहब, आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में और आपकी सरकार के मातहत अरविंद केजरीवाल के काफिले पर अंडे फेंक रहे हैं, कोई उनके ऊपर शाही वगैरह फेंक रहे हैं, तो आप इसे सिर्फ राजनीतिक रंजिश मानते हैं या आपको लगता है कि कानून व्यवस्था में कहीं कोई कमी आई है, या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल दरअसल लोगों को इतना भड़का रहे हैं कि लोगों का गुस्सा फूट पड़ रहा है? देखिए, कुछ दिन कटे हैं गम में तो कुछ दिन खुशी के साथ, होता रहा मजाक मेरी जिंदगी के साथ। ये जो भी वहां के ऊपर घटना घटी है, जिस तरीके से वहां के ऊपर वो स्याही फेंकना और अंडे फेंकना, ये तो काशी एक पावन धरती है, उस पावन धरती के ऊपर जिस तरीके अंडा तो है, नॉन वेज है ये, और नॉन वेज मतलब चीज को आपको फेंक रहे हैं, इसके मतलब आप इस बात का सबूत दे रहे हैं कि हमसे भगवान से कोई लेना देना ही नहीं है, हमें काशी से कोई लेना देना ही नहीं है। बनारस की सभ्यता सुबह, बनारस की सुबह और लखनऊ की शाम जो है मशहूर है। और हम आपको एक बताते चले, एक बात जो है कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर कभी शहनाई जो है वो नहीं बजाई जाती है, नंबर 1। और ये बनारस के अंदर जो है ये शहनाई की प्रथा जो है, ये 1863 में जब नवाब वाजिद अली शाह यहां से जा रहे थे, कैद होके कलकत्ते जा रहे थे, 1863 में वहां के राजा, बनारस के जो राजा थे, उन्हीं ने उनको 3 दिन तक वहां रखा है बनारस के अंदर, और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक वहां बाकायदा उनकी आरती उतारी गई। और उसके बाद नवाब वाजिद अली शाह ने जो है वहां पर शहनाई का एक आयोजन किया और शहनाई वहां पर बजवाई। और 1863 से लेके आज तक के नवाब वाजिद अली शाह की जो शहनाई है वो बनारस के अंदर कायम है और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। नहीं, लेकिन बुक्कल नवाब साहब, राज विश्वनाथ जी का जो मंदिर है जी, नहीं वो बात सही है। देखिए, बनारस की एकता और अखंडता की हर मोदी बिल्कुल लग रहे हैं जी, ये बहुत ही शर्म की बात है। इस तरीके के मतलब हरकतें करना, ये ऊंची हरकतें करना, ये भाजपा वाले इसको क्या समझते हैं, क्या गर्व, ये इसमें गर्व महसूस करते हैं? प्रभात जी, क्या उनको भगवान से मिला रहे हैं उनको? प्रभात जी, ये क्या किस तरह की हरकतें कर रहे हैं प्रभात जी? एक सेकेंड बुक्कल नवाब साहब, बुक्कल नवाब साहब, बस 1 मिनट। प्रभात जी आपका जवाब देंगे। प्रभात जी, क्या ये किसी ने तय किया कि बीजेपी के लोग थे? क्या जनता के रिएक्शन को ये बीजेपी का रिएक्शन मानेंगे? मैं ये मानकर चलता हूं कि भाजपा का कोई व्यक्ति नहीं था, ये तो आक्रोश था आप पार्टी के प्रति, जो आप पार्टी ने स्टंट किया है पब्लिसिटी गेन करने के लिए। आप कैमरे के अंदर अगर लाके दिखा दिए उन आदमियों ने जिन्हें अंडे फेंके, जिन्हें स्याही फेंकी है, तो 100% 1000% बीजेपी के लोग नहीं थे।